आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ चाइना सी के बारे में। देखो, अगर आप साउथ चाइना सी के बारे में जानते होगे ना, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड के नजरिए से ये साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस साउथ चाइना सी को लेकर के इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स है ना, मतलब एक रोटी और क्लेम करने वाले 50 लोग, तो वो वाला हाल है साउथ चाइना सी का। सबसे ज्यादा बड़ा क्लेमेंट तो इसमें चाइना है। चाइना ये मानता है कि साउथ चाइना सी का 80% एरिया चाइना को बिलोंग करता है। और चाइना का ऐसा क्लेम भी है, चाइना के एक न्यूज़पेपर ने बात छापी थी कि साउथ चाइना सी में क्योंकि चाइना वर्ड आता है, इसलिए ये चाइना का है। तो इसके जवाब में इंडिया ने उसमें कहा था कि इंडियन ओशन में तो वर्ड इंडिया आता है, तो पूरा इंडियन ओशन हमारा है, तो उसका टैक्स दो तुम हमें, जो जितना ट्रेड होता है तुम्हारा इंडियन ओशन से। तो ऐसे क्लेम, बकवास क्लेम जो है, जो चाइना हमेशा करते आया है। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम यही समझेंगे कि आखिर साउथ चाइना सी जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड के नजरिए से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और साउथ चाइना सी को लेकर के इतनी सारी कंट्रीज में इतना डिस्प्यूट क्यों होता है। ओरिजिनल अगर लॉस के हिसाब से देखा जाए तो कितना एरिया किस कंट्री में आता है, इसको भी समझेंगे। प्लस आखिर साउथ चाइना सी में यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, चाइना कैसी अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन वहां पर बढ़ा रहा है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अगर इसमें आप देखोगे ना, तो नॉर्थ में इसके चाइना बनेगा, और ये चाइना जो है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही मेजर जो है वो क्लेमेंट है इस पूरे साउथ चाइना सी का। और चाइना के जस्ट बगल में ताइवान, जो कि साउथ चाइना सी के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसी सी के ईस्ट में आता है फिलीपींस, और इसी सी के वेस्ट में आता है वियतनाम। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्लेम होल्डर्स हैं। नीचे अगर आप साउथ वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर मलेशिया आता है। मलेशिया का उतना कुछ लेना देना नहीं है। मेजरली ये 3 कंट्रीज, यानी कि वियतनाम, फिलीपींस और चाइना, इनको याद रखना। ताइवान को भी याद रखना। अब साउथ चाइना सी की ये तो हो गई ज्योग्राफी। अब अगर आपको उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखनी है ना, तो आप इतना समझ लो कि जितना ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स होते हैं, चोक पॉइंट्स उनको कहते हैं जिनको आप चोक करके पूरे दुनिया का ट्रेड को चोक कर सकते हो। यानी कि इसी साउथ चाइना सी में ये मलक्का स्टेट आता है। मलक्का स्टेट की इंपॉर्टेंस मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। आप इतना समझ लो कि चाइना का 80% ट्रेड इसी मलक्का स्टेट के थ्रू होता है, और इसीलिए ये मलक्का स्टेट और साउथ चाइना सी दोनों चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप देखोगे ना, तो ताइवान स्टेट भी इसी साउथ चाइना सी के अंडर आता है। ये ताइवान स्टेट क्या करता है, ये ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। प्लस साउथ चाइना सी की एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी की, कि ये आपको यहाँ पर पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा। अब पैसिफिक ओशन को यही साउथ चाइना सी जो है वो इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है। अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि ये ट्रेड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखाया है कि जो मेजर ऑयल और नेचुरल गैस जिसपे दुनिया चलती है, एलएनजी और क्रूड ऑयल, वो कहां से आता है, वो पर्शियन गल्फ से आता है या अफ्रीका से आता है। अगर वो अफ्रीका से आता है तो वो बाब अल मांदेब का स्ट्रेट क्रॉस करेगा, ठीक है। और बाब अल मांदेब का स्ट्रेट क्रॉस करके वो कहां आएगा, इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशियन से वो आएगा मलक्का स्टेट को क्रॉस करके साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी के बाद बाकी कंट्रीज में ये जाएगा। और इसीलिए साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका एलएनजी और क्रूड ऑयल पर्शियन गल्फ से आता है, तो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके वो कहां आएगा ऑयल, वो आएगा इंडियन ओशन में। और फिर इंडियन ओशन से यही एक रूट है जिससे वो साउथ चाइना सी होते हुए बाकी कंट्रीज तक पहुंचेगा। मेजर कंट्रीज कौन है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारी कंट्रीज मेजर कंट्रीज हैं जहां तक ये पूरा माल पहुंचेगा। तो मतलब आप समझ लो कि रूट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साउथ चाइना सी वो मिडिल में बिल्कुल पड़ता है इस रूट के, और इसीलिए साउथ चाइना सी पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिर्फ इस रीजन के लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो वहां पर सेलर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी। और इसीलिए आप देखोगे साउथ चाइना सी पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा रहता है। और इसी की देन है कि चाइना अकेले आज इस पूरे एरिया को क्लेम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर ये एरिया स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया के लिए नहीं होता ना, सिर्फ एशिया एशिया की बात होती ना, तो चाइना अब तक कब्जा कर चुका होता। अब अगर आप इस साउथ चाइना सी की और इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हो, तो बस आप इतना समझ लो कि पूरी इस रीजन में जो ऑयल सप्लाईज हैं जो आती हैं, उसमें चाइना का 80% जो ऑयल है वो साउथ चाइना सी से होते हुए आता है। साउथ कोरिया का 35%, जापान का 60% और ताइवान का भी 60%। ये तो सिर्फ ऑयल की बात है। एलएनजी में अगर आपको पता होगा, एलएनजी के जो टॉप हमारे कंज्यूमर्स हैं, पूरी दुनिया के टॉप कंज्यूमर्स, वो 3 कंज्यूमर कौन है। उन 3 कंज्यूमर्स में सबसे नंबर 1 पे आता है जापान, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, और तीसरे नंबर पे आता है साउथ कोरिया। अब आप समझ लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी। एलएनजी कहां से आता है, पर्शियन गल्फ से आता है। पर्शियन गल्फ से वो आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन के बाद वो आएगा साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी के थ्रू ही वो साउथ कोरिया, चाइना और जापान तक पहुंचेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप समझो पूरे दुनिया के 3 सबसे बड़े कंज्यूमर्स एलएनजी के, जिनमें जापान फर्स्ट, सेकंड चाइना और थर्ड साउथ कोरिया, वो तीनों इसी जोन में है। और उन तीनों तक अगर आपको अपना एलएनजी पहुंचाना है, तो आपको साउथ चाइना सी को ही यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से दुनिया का ऑलमोस्ट 40% एलएनजी का जो ट्रेड है वो उसी रीजन, वो इसी साउथ चाइना सी के रीजन से ही होता है। और इसीलिए साउथ चाइना सी को लेकर के इतने सारे डिस्प्यूट्स बने रहते हैं, क्योंकि वो ट्रेड पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आप देखोगे रेड सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि वो ट्रेड पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया को, मतलब एशिया को
यूरोप से कनेक्ट करता है वो रेड सी, सुएज कनाल। और इसीलिए आप देखो वहां पर इतने सारी बमबारी हो रही है, कभी कंज्यूमर शिप्स को मार रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है। तो रेड सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहां पर हमेशा लड़ाई रहती है। तो उसी तरीके से साउथ चाइना सी को कहा जाता है कि दिस इज द सेकंड पर्शियन गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब मजाक में कहा जाता है क्योंकि पर्शियन गल्फ में टेंशन बनी रहती है हमेशा, तो इसीलिए कहा जाता है साउथ चाइना सी जो है वो एशिया का पर्शियन गल्फ है, आप ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ पर मेजर कंज्यूमर्स बैठे हुए हैं पूरे एशिया के। तो इसलिए साउथ चाइना सी स्ट्रैटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उसको लेकर के इतने डिस्प्यूट्स रहते हैं। अगर आप डिस्प्यूट की बात करोगे तो मेजर इसमें 3 कंट्रीज के क्लेम हैं। एक तो चाइना हो गया, ऑब्वियसली चाइना तो रहेगा ही। दूसरी तरफ वियतनाम यहाँ बैठा हुआ है वेस्ट में, और ईस्ट में बैठा हुआ है फिलीपींस। ये तीनों कंट्रीज का क्लेम रहता है साउथ चाइना सी के ऊपर। ये तीनों कंट्रीज मानती हैं कि ये साउथ चाइना सी के मेजर जो पोर्शन है वो हमारे टेरिटरी में आता है। अब अगर आप लॉज के हिसाब से पहले समझ लो, इस पूरे क्लेम को समझने के लिए पहले जो लॉ कहता है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के हिसाब से क्या कानून है वो आप समझ लो पहले। देखो यूएन क्लॉज ये कहता है ना, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। यूएन क्लॉज ये कहता है कि जैसे ये कंट्री है, ठीक है, अब ये कंट्री का ना जो कोस्टल रीजन है उससे 200 नॉटिकल माइल्स, 200 nm, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सोवरेनिटी आपकी पूरी कंप्लीट उस पर होगी, वो कंप्लीट सोवरेनिटी आपकी नहीं होगी, लेकिन वहां से अगर जो नेचुरल मिनरल्स मिलेंगे, जो एक्सप्लोरेशन होगा, वो आपकी कंट्री करेगी, यानी वो मिनरल्स आपके कंट्री के होंगे। और इसीलिए कंट्रीज जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया को अपना टेरिटरी बताती हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताती हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सोवरेन टेरिटरीज नहीं है। तो अब ये जो आपको अपने मैप पे ब्लू वाली लाइन दिख रही है, मैं एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लू वाली लाइन है, इसके हिसाब से, ये कानून के हिसाब से डिवाइड की गई है सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब ये ब्लू वाली लाइन मतलब चाइना का ये वाला एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी ईईजेड है। फिलीपींस का ये वाला एरिया उसका ईईजेड है, और बाकी सारी कंट्रीज का ईईजेड ये है, और वियतनाम का ये ईईजेड है। बट चाइना का तो क्लेम ही कुछ और है। चाइना ये कहता है कि ये जो पूरा रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है, ये पूरा चाइना की टेरिटरी है, यानी कि चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और मतलब ये साउथ चाइना सी का 80% पार्ट है, इसको क्लेम करता है। अब वियतनाम और फिलीपींस कहते हैं कि सारा पूरा 80% तुम्हारा है, तो फिर हम क्या यहाँ मुंह देखने बैठे हुए हैं। अब चाइना का तर्क सुनिए, चाइना कैसे कहता है कि ये पूरा जोन उसका है। चाइना ने क्या किया है, ये आपको छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे आइलैंड जो है ना, काफी डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है। आइलैंड भी नहीं कह सकते इनको, ये रॉक्स हैं जो कि पानी से निकलते हैं जब सी लेवल नीचे जाता है, और फिर जब सी लेवल ऊपर हो जाता है तो ये ढक जाते हैं, तो ये वो रॉक्स हैं। तो चाइना ने क्या किया है, जब ये सी लेवल डाउन जाता है तो चाइना ने वहां पर सरफेसिंग करके इन पूरे रॉक्स के ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं, बहुत सारे, कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, और उन आइलैंड्स को कहता है कि ये तो आइलैंड हमारे हैं। और इन आइलैंड के हिसाब से आप 200 नॉटिकल माइल, हर एरिया में 200 नॉटिकल माइल जोड़ लो, उसके हिसाब से उतनी टेरिटरी हमें दे दो। तो अब इसके हिसाब से आप देखो तो ये 200 नॉटिकल माइल जोड़ के टेरिटरी पूरी इसकी सही में हो जाती है। ये चाइना का क्लेम है कि जो आइलैंड्स हैं ये हमारे हैं, तो इससे 200 नॉटिकल माइल आप जोड़ो और वो सारी टेरिटरी हमें दे दो। तो ये जो कंटेस्टन हुआ, ये इंटरनेशनल कोर्ट में कंटेस्ट किया गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ने चाइना के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। पहली चीज क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से जो कानून है उसका आर्टिकल, मतलब यूएन क्लॉज का आर्टिकल 121 है ये। और आर्टिकल 121 क्या कहता है? आर्टिकल 121 पहले तो आइलैंड की डेफिनेशन देता है कि हम आइलैंड मानते किसको हैं। तो आर्टिकल 121 कहता है कि जो नेचुरली फॉर्म्ड एरिया होगा और चारों तरफ से पानी से घिरा होगा उसको हम आइलैंड कहेंगे। उसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरली फॉर्म्ड एरिया। तो नेचुरली फॉर्म्ड एरिया तो आपका है नहीं, ये तो आपने आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया है। तो चाइना का ये कहना है कि नहीं, नेचुरल था, रॉक जो निकला था वो तो नेचुरल था, उसके ऊपर हमने सरफेसिंग कर दी है ताकि सी लेवल जब राइज भी हो तो ये डूब ना जाए, इसलिए हमने उसकी सरफेसिंग कर दी है, इसलिए इसको हम आइलैंड मानते हैं। तो इसका सेकंड क्लॉज जो है, थर्ड क्लॉज जो है इसी आर्टिकल का 121 का, वो इसको भी काट देता है चाइना के इस क्लेम को। वो थर्ड आर्टिकल क्या कहता है? वो ये कहता है कि रॉक्स जो हैं, जो रॉक आप बोल रहे हो कि जब सी लेवल नीचे होता है तो रॉक ऊपर निकल जाते हैं, जो भी रॉक्स ह्यूमन हैबिटेशन को झेल नहीं सकते, यानी कि जैसे सी लेवल राइज होता है उनको पूरा कवर कर जाता है, तो हैबिटेशन वहां पर कैसे जिएगी, मर जाएंगे लोग वहां पर। तो ह्यूमन हैबिटेशन को झेल नहीं सकते, उनको हम आइलैंड्स नहीं मानेंगे, और उनका कोई अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होगा। और इन्हीं दोनों बेसिस पर चाइना के क्लेम को रिजेक्ट करता है इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, पहली चीज तो नेचुरली फॉर्म नहीं है, और जो रॉक तुम कह रहे हो उस रॉक का अपना कोई एक्सक्लूसिव जोन नहीं होगा, इसलिए जो 80% टेरिटरी तुम क्लेम करते हो साउथ चाइना सी की, ये भी तुम्हारी नहीं हो सकती। बट चाइना ने, इंटरनेशनल कोर्ट देखो बाइंडिंग नहीं होता है, तो चाइना ने उसकी कोर्ट की बात नहीं मानी, और फिर चाइना ने क्या करा, चाइना ने वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड और भी सारे बना लिए हैं, और वहां पर अपना मिलिट्री इंटरवेंशन बढ़ाते जा रहा है। अब ये बात ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक बार चाइना ने वहां पर अपना मिलिट्री इंटरवेंशन बना लिया, और एक चीज याद कर रखिएगा, अभी साउथ चाइना सी में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन यूएस का है। यूएस की 7th फ्लीट वहां पर मौजूद है, जो कि सबसे बड़ी फ्लीट है। तो चाइना जिस दिन यूएस की फ्लीट से बड़ी फ्लीट खड़ी कर लेगा साउथ चाइना सी में, उस दिन वो साउथ चाइना सी को पूरा क्लेम कर लेगा, और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तो ये पूरा डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी के अराउंड, और ये पूरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी साउथ चाइना सी की। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।